अस्सलाम वालेकुम जनाब। क्या हाल है मेरे शहजादे और शहजादियों का। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आप लोगों की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे आगे भी दुआ में इसी तरह याद रखना। मेरा हक बनता है भाई तुम लोगों के ऊपर। बच्चे हो ना मेरे, हो कि नहीं? ठीक है, अच्छा जी। थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं। ऐसा हुआ कि प्रीवियस वीडियो में हमने बात की कि कैसे एक बिजनेस की सिचुएशन, कैसे एक बिजनेस का रिस्क ऑडिट रिस्क के अंदर कन्वर्ट होता है और कैसे ऑडिटर को उन तमाम इंडिकेटर्स के ऊपर नजर रखनी है कि जो इंडिकेटर्स ऑडिटर के ख्याल में बिजनेस रिस्क को जन्म दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी बिजनेस कुछ रिस्क फेस कर रहा होगा तो ऐसे बिजनेस के मैनेजमेंट पूरी कोशिश करेगी कि उन रिस्क की इंप्लीकेशंस को, यानी उन रिस्क के आगे जो होता है, उन रिस्क की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर जो असरात होते हैं वो ऑब्वियसली नेगेटिव ही होते हैं। उन असरात को कैसे मैनेजमेंट कोशिश करेगी शेयर होल्डर से छुपाने की, और उस छुपाने के चक्कर में कैसे मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लाइन आइटम्स को ओवरस्टेट या अंडरस्टेट करने की कोशिश करेगी, कैसे वो शेयर होल्डर से झूठ बोलने की कोशिश करेगी और ऑडिटर ने किस तरह से उन झूठों को पकड़ना है। तो ये हमने बातें जो है वो प्रीवियस वीडियो में की थी। आज हम जरा ये देख लेते हैं कि कैसे एक इंडिकेटर को मद्देनजर रखकर ऑडिटर पहले बिजनेस रिस्क की तरफ पहुंचेगा और उसके बाद ऑडिट रिस्क की तरफ पहुंचेगा। क्योंकि ऑडिटर को तो नहीं पता है ना कि मैनेजमेंट ने कहां कहां झूठ बोला है। वो झूठ भी इतनी सफाई से बोलते हैं कि ऑडिटर शायद पकड़ ना सके। तो इसलिए उन सिचुएशंस को, सिनारियोस को, इंडिकेटर्स को ऑडिटर के कान खड़े खड़े हो जाने चाहिए। वो एंटेना नहीं हम देखते, ठीक है, वो जो कॉकरोच के एंटीना होते हैं, ऑडिटर के एंटेना खड़े हो जाने चाहिए और वह बीप बॉप बीप बॉप बीप बॉप रिस्क डिटेक्टेड, वो रोबोट वाली आवाज आनी चाहिए। ठीक है, सो ऑडिटर के कान खड़े हो जाने चाहिए उन सिचुएशंस को देखते हैं कि ओ होए, इन लोगों ने तो नया लोन ले लिया। लो जी, नया लोन लिया है ना, अभी देखना पुराने तो डेट कोवेनेंट की ब्रीच हो गई, अब तो ऐसी तैसी होने लगी और ऐसी तैसी को छुपाने के लिए इन्होंने नए लोन को डिक्लेयर नहीं किया होगा। सो ये हिसाब किताब है। जल्दी से हम एक आपके लिए मैंने एक ब्रीफ सी एक जो है वो कंपैरिजन बनाई है कि कैसे इंडिकेटर कन्वर्ट होता है बिजनेस रिस्क में और कैसे बिजनेस रिस्क कन्वर्ट होता है ऑडिट रिस्क में। जल्दी से उसकी तरफ चलते हैं जी जनाब। ये टेबल आपके सामने है और कल हमने डिस्कस किया था कि कौन से इंडिकेटर्स हैं और सिचुएशंस हैं जिनके ऊपर ऑडिटर ने नजर रखनी है। अच्छा जी, अब देखिए दोबारा से वही बात कर लेते हैं कि जैसे ही मार्केट में एक नया कंपेटिटर पैदा हुआ वैसे ही इस कंपनी की सेलें गिर गई। अब क्या ऑडिट रिस्क होगा? ऑडिट रिस्क ये होगा कि ये एंटिटी शेयर होल्डर्स को ये बताना नहीं चाहेगी और मैनेजमेंट सेलों को ओवरस्टेट करने की कोशिश करेगी। ठीक है, अच्छा, फिर आपकी अनसोल्ड इन्वेंट्री पड़ी हुई होगी तो क्या करना होगा आपको उस अनसोल्ड इन्वेंट्री को या तो यहीं कहीं जो है वो आपने उसको सेल करने की कोशिश करनी है या फिर आप उसको ऑब्वियसली एक लो प्राइस के ऊपर सेल करेंगे डेफिनेटली। तो अब जब आप उसको एक लो प्राइस के ऊपर सेल करेंगे तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि आपकी जो है इन्वेंट्री लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी वाला जो IS2 का उसूल है उसके मुताबिक आपकी इन्वेंट्री के अंदर एक राइट ऑफ डालना पड़ेगा, है ना। तो ऑडिट रिस्क क्या हुआ कि इन्वेंट्री के अंदर राइट ऑफ नहीं डाला होगा। क्या कहा था मैंने? गंदा सोचना है। इसमें तो वैसे ही हम माहिर हैं, ठीक है। एक तो हम पाकिस्तानी और दूसरे हम लोग सीए के स्टूडेंट्स हैं या सीए से रिलेटेड लोग हैं, है ना। तो बस सोच लेते हैं फौरन। ठीक, क्या हुआ यहाँ पे कि जैसे ही सेलें गिर जाएंगी वैसे ही ये लोग सेलों को फेक तरीके से बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इनकी कोई अनसोल्ड इन्वेंट्री पड़ी होगी ये उसका राइट ऑफ नहीं करेंगे। ये है आपका ऑडिट रिस्क कि राइट ऑफ नहीं करेंगे और ऑडिटर उसको पकड़ नहीं पाएगा। फिर बात कर लेते हैं कि जी प्रोडक्ट इन्होंने रिकॉल कर लिया है बिकॉज उनकी प्रोडक्ट के अंदर कोई मसला था, इन्होंने वापस मंगा लिया है या लोगों ने खुद ही वापस करना शुरू कर दिया या बैन हो गई है। तो एक तो जी आपका हो गया रेपुटेशनल लॉस, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी अगेन सेलें गिरेंगी और मैनेजमेंट क्या करने की कोशिश करेगी ऑडिट रिस्क के अंदर? मैनेजमेंट जो है वो उन सेलों को ओवरस्टेट करने की कोशिश करेगी। फिर उसी तरह आपकी अनसोल्ड ऑब्सोलीट इन्वेंट्री पड़ी हुई होगी, ठीक है, और मैनेजमेंट क्या करेगी? उस इन्वेंट्री का राइट ऑफ नहीं डालेगी। ये आपका ऑडिट रिस्क है। इसी तरह लिटिगेशंस आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है, और मैनेजमेंट क्या करेगी? मैनेजमेंट उन लिटिगेशन से रिलेटेड डिस्क्लोजर नहीं देगी कि भाई साहब हमारे ऊपर एक केस हो गया है, अभी उसका नतीजा पता नहीं चल रहा है आएगा या नहीं आएगा, तो हम इंग्लिश में आप लोगों को डिस्क्लोजर देकर ये बात बताना चाहते हैं कि पता नहीं अभी होने क्या वाला है, जो भी होगा टाइमली आपको उसके बारे में आगाह
कर दिया जाएगा। तो ये भी एक एक्सपेक्टेड लिटिगेशन है और ये एक ऑडिट रिस्क है कि इन्होंने उसको बयान नहीं किया होगा। बिल्कुल इसी तरह कस्टमर्स को जो कैश वापस करना है, आपको पता है कि उसकी एक प्रोविजन डालनी पड़ती है, इन्होंने प्रोविजन नहीं डाली होगी, या अगर डाली होगी तो अंडरस्टेट करके डाली होगी। और एक और काम जो यहां पर ये कर सकते हैं अनसोल्ड ऑब्सोलीट इन्वेंट्री के साथ, कि ये कुछ ऐसी कहानी डालें कि हम उस इन्वेंट्री को फिक्स कर रहे हैं। तो यहां पर भी एक ऑडिट रिस्क क्रिएट होगा कि उस इन्वेंट्री को फिक्स करने की बकायदा जो कॉस्ट आ रही है, वो कॉस्ट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर डिस्क्लोज नहीं की गई होगी। उसके बाद बात कर लेते हैं, इनका एक बहुत बड़ा कस्टमर है जी जो लिक्विडेशन में चला गया है। अब एक तो ऑब्वियसली कैश फ्लो का इशू होगा, ठीक है, और दूसरा एक गोइंग कंसर्न का इशू होगा। तो इनको क्या चाहिए, इनको ये चाहिए कि ये एक तो सबसे पहले अपने रिसीवेबल का राइट ऑफ कर दें, बिकॉज वो तो बैड डेट हो गया जी, ठीक है ना, गंदे कर्जे, बचपन में हम कहा करते थे गंदे कर्जे, तो वो तो जी गंदा कर्जा हो गया ना, अभी वो तो वापस नहीं आएगा, ठीक है। सो उसको एक तो इनको चाहिए कि ये रिसीवेबल, क्योंकि रिसीवेबल से तो जी शान बढ़ती है ना, तो इनको चाहिए कि ये सबसे पहली बात तो उस रिसीवेबल को राइट ऑफ करेंगे, नहीं करेंगे, ऑडिट रिस्क है। इनको चाहिए कि अगर गोइंग कंसर्न का इतना बड़ा मसला बन गया है ना कि शायद ये अगले साल तक सरवाइव ना कर पाए, तो ये अपनी एंटिटी के अंदर, अपनी फाइनेंशियल्स के अंदर नॉन करंट एसेट्स या नॉन करंट लाइबिलिटीज नहीं दिखा सकते, बिकॉज नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट लाइबिलिटीज तो तभी नजर आते हैं ना अगर एक एंटिटी 12 महीने से ज्यादा सर्वाइव कर सके। तो अगर वो एंटिटी 12 महीने से ज्यादा सर्वाइव ही नहीं कर सकेगी तो केड़े नॉन करंट, उस सिचुएशन में तो आपकी फाइनेंशियल्स जी बनती हैं, देख लीजिएगा ऊपर लिख रही हूं, ब्रेकअप बेसिस पर। तो आपकी फाइनेंशियल्स अगर ब्रेकअप बेसिस पे बनती हैं तो वहां पर तो फिर आपकी सारी की सारी चीजें अपनी रियलाइजेबल वैल्यू के ऊपर आ रही होती हैं, बिकॉज अब ये फौरन से बेचने पड़ेंगी तमाम चीजें। तो अब इनकी जो वैल्यू रखकर इस्तेमाल कर हमारे लिए थी, वो वैल्यू अब इनकी बेचने में शायद ना मिले, है ना, तो फिर कौड़ियों के दाम बिकती है ना चीजें। तो ये ब्रेकअप बेसिस के अंदर जो फाइनेंशियल्स बनाए जाते हैं उसके अंदर आपके कोई नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट लाइबिलिटीज नहीं आ रही होती, उसके अंदर बस सिंपली सब चीजों की रियलाइजेबल वैल्यूज आ रही होती हैं, और सिंपली ऐसे होता है कि जी बस इतने की ये चीज बिकेगी और बिजनेस बंद हो जाएगा। तो अगर आपके गोइंग कंसर्न के बहुत ही ज्यादा मसले हैं ना, तो आपको फाइनेंशियल्स ब्रेकअप बेसिस पर बनानी पड़ती हैं, ठीक। और मैनेजमेंट क्या करेगी, ऐसा नहीं करेगी, ऑडिट रिस्क। सही कहा था ना मैंने, गंदा सोचना है ऑडिट रिस्क में। अच्छा जी, फिर आ जाता है जी आपका नॉन करंट एसेट चोरी हो गया या खराब हो गया या आग लग गई या इंपेयर हो गया, क्या करेंगे इसका, एक तो ये कि इंपेयरमेंट का रिव्यू कराना होगा, ठीक है, और दूसरा क्या करना होगा, लीगल क्लेम्स भी आ सकते हैं, सही, ये तो आपका बिजनेस रिस्क है। अब ऑडिट रिस्क की तरफ आते हैं। ऑडिट रिस्क क्या कहता है, ऑडिट रिस्क कैसे पैदा होगा कि ये इंपेयरमेंट सही से कराएंगे नहीं, जिसकी वजह से क्या होगा, यानी इंपेयरमेंट का रिव्यू जो है, इंपेयरमेंट की टेस्टिंग जो है वो सही से करेंगे नहीं, और एसेट की तो जबकि वैल्यू गिरी हुई होगी आपके, ठीक है ना। तो एसेट की वैल्यू क्योंकि आपके गिरी हुई होगी और ये उस गिरी हुई वैल्यू को दिखाएंगे नहीं, क्यों, क्योंकि एक तो एसेट की वैल्यू कम नजर आएगी इसकी वजह से, और दूसरा एक्सपेंस बढ़ा हुआ नजर आएगा तो प्रॉफिट कम हुआ हुआ नजर आएगा। तो ये तो लूज लूज सिचुएशन है ना, तो दोनों तरफ से इनका जो है वो नुकसान है। तो उस सिचुएशन में ये क्या करेंगे, उस सिचुएशन में ये इंपेयरमेंट अगर दिखाएंगे भी ना कि चलो जी हमारा एसेट थोड़ा बुरा हो गया था तो उसकी वैल्यू हम कम कर रहे हैं, तो अगर इन्होंने इंपेयरमेंट दिखा भी दी तो इस बात का चांस मौजूद है कि ये इंपेयरमेंट थोड़ी कम करके दिखाएंगे, ठीक है। सो क्या होगा यहाँ पर इस सिचुएशन में, यहाँ पर आपका नॉन करंट एसेट ओवरस्टेट हो गया। अच्छा, फिर अगर कोई लीगल क्लेम इनके खिलाफ फाइल करता है, बिकॉज इस एसेट से जो एक्सक्यूज मी, इस एसिड से जो आपकी प्रोडक्ट्स बनी है, वो जो सेल हुई है, वो प्रोडक्ट्स ऑब्वियसली पुअर क्वालिटी की होंगी, बिकॉज ये तो सही से काम कर ही नहीं पा रहा आपका जो प्लांट है, ठीक है। तो हो सकता है लोग कोई लीगल क्लेम फाइल कर दें। तो अगर लोग कोई लीगल क्लेम फाइल करेंगे तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है भाई अभी से तैयारी करके रखो, और अगर प्रोविजन रिलायबली एस्टिमेट नहीं हो सकती तो कम से कम अंग्रेजी में डिस्क्लोजर तो डाल दो कि भाई हो सकता है हम पे ये फलाने ने केस कर दिया और अभी उसका हमें नहीं पता चल रहा कि नतीजा क्या आएगा, लेकिन हम आप लोगों को, अपने शेयर होल्डर्स को ये बता देना चाहते हैं कि शायद हमारे हालात अच्छे ना रहे, तो बताना तो जरूरी है ना। और इन्होंने ऐसा नहीं किया होगा, बिल्कुल सही कहा आपने, इन्होंने ऐसा नहीं किया होगा। ये क्या है आपका, आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, यस, ऑडिट रिस्क। देखो तुम मेरे सामने तो नहीं बैठे हो, लेकिन इमेजिन तो यही कर रही हूं ना कि तुम सारे मेरे सामने मेरे शहजादे बैठे हो, ठीक है। सो ये हो गया आपका ऑडिट रिस्क। फिर अब अगर एसेट इंपेयर हो गया है तो हो सकता है ये कोशिश करेंगे जी को रिपेयर एंड मेंटेनेंस कर आके ना उसको ज्यादा अच्छा बनाया जा सके।
तो जी इस सिचुएशन में क्या है, अब आपको पता है कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस दो तरह की होती है। एक तो वो कि जो एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज कर देते हैं, ठीक है, वो अगर कैपिटलाइजेशन का क्राइटेरिया है हमारा तो IAS 16 का, वो जो बचपन में छोटे छोटे होते थे तब पढ़ा था, ठीक है। तो या तो उस क्राइटेरिया के मुताबिक कॉस्ट को कैपिटलाइज कर देते हैं एसेट की कॉस्ट में, या दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस को एक्सपेंस आउट कर देते हैं। अब इनमें से जो भी चीज बनती है वो करनी चाहिए। ये क्या करेंगे, अभी तक तो समझ आ गया होगा ना, ये क्या करेंगे बताओ। यस, ये लोग रिपेयर एंड मेंटेनेंस को एक्सपेंस आउट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उससे एकदम धचका पड़ता है, उस साल का प्रॉफिट कम हो जाता है। ये क्या करेंगे, एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज कर देंगे। एसेट की कॉस्ट बढ़ जाएगी, सालाना डेप्रिसिएशन बढ़ जाएगी, लेकिन वो जो सालाना डेप्रिसिएशन बढ़ी है भाई साहब, वो तो 5 साल 3 साल 4 साल जितने भी साल है इस एसेट की वैल्यू के, उन पे डिस्ट्रीब्यूट होगी ना। लेकिन अगर हम इस साल रिसर्च कॉस्ट, इस साल रिपेयर कॉस्ट को पूरे के पूरा चार्ज कर देते तो इस साल के प्रॉफिट कम हो जाते ना। समझ रहे हैं मेरी बात? यहाँ पे मैं वो वाली मीम जो है वो वाली नहीं होती मीम, मैं वो वाली मीम इमेजिन कर रही हूँ, आप भी कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, सो अगेन ऑडिट रिस्क क्या है, इनएप्रोप्रिएट कैपिटलाइजेशन ऑफ रिपेयर कॉस्ट। पूरी कोशिश करेंगे, ये पूरी कोशिश करेंगे। वो हम नहीं कहते कल से पढ़ेंगे, बस आज इस सीजन की एक और एपिसोड देख लेने दो, फिर उसके बाद कल से पक्का पढ़ेंगे। ये भी यही करेंगे, ये कहेंगे यार कल डेप्रिसिएशन चार्ज होगी तो देखी जाएगी ना, अरे जिंदगी क्या पता 2 दिन की जिंदगी कल हम होना हो, तो आज ऐसा करो, इसको कैपिटलाइज कर दो एसेट की कॉस्ट में, और कल को जब डेप्रिसिएशन आएगी तो तब की तब देखी जाएगी। वो तब जब आती है तो देखी नहीं जाती, समझ रहे हैं ना, ठीक है। अच्छा, फिर ये आपका एक्सटेंसिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अच्छा, अब क्या है कि अगर कोई भी आपकी एंटिटी ऐसी है कि जिसके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा काम होता है, तो फिर इस एंटिटी में आपको पता है कि एक्सपेंसेस भी आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और आपके ऑब्वियसली प्रॉफिट्स कम होते हैं। अगेन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर भी क्या है कि रिसर्च कॉस्ट आपकी पूरी की पूरी एक्सपेंस आउट होती है, और जब वो आपकी प्रोडक्ट, लेट सपोज एक मेडिसिन है, एक फॉर्मूला है, एक रेसिपी है, जब वो डेवलपमेंट फेज का क्राइटेरिया 6 आपका स्टेप्स का क्राइटेरिया है, जिसकी यहां पर हमारी अंडरस्टैंडिंग की ऐसी को खास जरूरत नहीं है, लेकिन 6 स्टेप्स का आपका क्राइटेरिया है, और अगर कहेंगे तो इंशाल्लाह आपको वो करवा भी दूंगी। वो क्राइटेरिया अगर फॉलो होगा तभी आपकी वो कॉस्ट जो है वो आपके इस सीक्रेट फॉर्मूला के, बेसिकली इंटेंजिबल एसेट है ना, तभी आपकी कॉस्ट जो है वो इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट में ऐड होकर कैपिटलाइज हो सकेगी। ये क्या करेंगे, अगेन वही वाली बात जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस में बताई, ये क्या करेंगे, ये करेंगे कि भाई साहब फिलहाल कर दो पूरा का पूरा कैपिटलाइज, ठीक है। अमोर्टाइजेशन चार्ज करनी होगी हर साल की तो करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हमें धचका मिलेगा तो वो सही रहेगा। एकदम अगर पूरी की पूरी रिसर्च कॉस्ट इस साल चार्ज हो गई तो फिर क्या होगा, प्रॉफिट तो आएगा ही कोई नहीं, शेयर होल्डर्स को क्या जवाब देंगे, समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो यहां पर ऑडिट रिस्क क्या है कि ये रिसर्च कॉस्ट को एक्सपेंस आउट करने के बजाय कैपिटलाइज करने की कोशिश करेंगे, विच इज इनएप्रोप्रिएट कैपिटलाइजेशन ऑफ रिसर्च कॉस्ट। दिस इज योर ऑडिट रिस्क। इसी तरह फाइनेंशियल रिस्क के अंदर देख लेते हैं, हमने बात ये की थी कि जी अगर इनकी बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है फाइनेंसिंग की एक ही सोर्स के ऊपर, या इनका कोई डेट कोवेनेंट बड़ा सख्त है, या ये कोई नई फाइनेंसिंग लेने वाले हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में ऑडिट रिस्क ये है कि डेफिनेटली, देखो मेरी बात सुनो, बैंक भी तब तक कर्जा नहीं देता जब तक तुम बैंक को ये ना बता दो कि तुम्हारे पास बड़े पैसे हैं। मुझे कभी ये बात समझ नहीं आती, मतलब मजाक कर रही हूँ, ऑब्वियसली बीइंग एन अकाउंटेंट तो समझ आती है, लेकिन बीइंग अ लेमैन मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि भाई साहब मेरे पास पैसे होते तो मैं तेरे पास क्या करने आता, ठीक है। फिर कहते हैं बूटा क्या, मेरी पंजाबी थोड़ी वीक है, फिर कहते हैं बूटा गाला कटदा है, ठीक है। सो अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ी बेहतर होती है तभी आपको लोन मिलता है, बिकॉज वो एज अ सिक्योरिटी कोलेटरल रखवाना है, और उनकी बात भी सही है, एज अ प्रोफेशनल आई टोटली अंडरस्टैंड इट। तो क्या हुआ यहाँ पे कहते हैं कि जी जब भी इन्होंने कोई नया लोन लेना है, या जब भी इनका कोई डेट कोवेनेंट बड़ा सख्त है, या जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं, इन तमाम सिचुएशंस में ये विंडो ड्रेसिंग करेंगे। विंडो ड्रेसिंग क्या होती है, विंडो ड्रेसिंग होती है कि जैसे आप जाते हैं किसी भी मॉल में, ठीक है, तो वहां पर आप देखते हैं कि शीशे का आपका जो है वो दरवाजा होता है, उस दुकान का शीशे की उसकी विंडो होती है, और शीशे की विंडो के पीछे एक डमी, आसान अल्फाज में उसको डमी कहते हैं या मैनिक्विन भी कहते हैं, शीशे की विंडो के पीछे एक मैनिक्विन खड़ी है या खड़ा है, और वो उस कपड़े को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। अब पता क्या होता है अजीब सी बात है, उनको वो कपड़ा बड़ा अच्छा लग रहा होता है, आप खरीद लें, आपको उतना अच्छा नहीं लगता तो वो मैनिक्विन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है उन कपड़ों पे, विंडो ड्रेसिंग,
वो सुर्खी पाउडर लगा के खड़ा हुआ है, वो बहुत अच्छी तरीके से उसको दिखा रहा है, वो दुबला पतला सा है, ठीक है। तो ये होती है जी विंडो ड्रेसिंग, कि जब आप अपने आप को ज्यादा बेहतर करके दिखाएं, सुर्खी पाउडर लगा के, मेकअप शेकअप करके, ठीक है। तो जब आप अपने आप को ऐसा करके दिखाएं जो कि आप नहीं हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को विंडो ड्रेस कैसे किया जाएगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को विंडो ड्रेस ऐसे किया जाएगा कि रेवेन्यूज को ओवरस्टेट किया जाएगा और एक्सपेंसेस को अंडरस्टेट किया जाएगा। रेवेन्यूज को ओवरस्टेट किया जाएगा फेक सेलें डालकर, फेक रेवेन्यू डालकर, जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड ट्रांजैक्शंस। और एक बात बेटा मेरी याद रखिएगा कि ये जो सख्त अल्फाज हैं, जैसे फेक, जैसे मैनिपुलेशन, ठीक है, ये जो इस तरह के सख्त अल्फाज हैं, ये आपने ऑडिट के पेपर में इस्तेमाल नहीं करने। आपने उन अल्फाज को जरा सा मीठा करके, ठीक है, जरा सा शुगर कोट करके इस्तेमाल करना है। तो जब भी आपने किसी जगह पर लिखना हो कि फेक सेल्स की गई हैं, आप क्या लिखेंगे? स्ट्रक्चर्ड ट्रांजैक्शंस की गई हैं, ठीक है। ये होता वही है, बस क्या है, कान को मैं यहां से पकड़ लूं या यहां से घुमा के पकड़ लूं, बात वही है ना। लेकिन जब यहां से पकड़ती हूं तो हाथ मेरा कम मुड़ता है, दर्द कम होता है। जब यहां जाऊंगी हाथ ज्यादा मोड़ना पड़ेगा, समझ रहे हैं? तो बिल्कुल वही वाली बात है ये। तो आपने सख्त अल्फाज, इनफॉर्मल अल्फाज, और मजे की बात है एक्स्ट्रा फॉर्मल अल्फाज भी इस्तेमाल नहीं करने हैं। सब्जेक्ट स्पेसिफिक वोकैबुलरी आपकी होनी चाहिए। बहुत एक्स्ट्रा लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी बातें आपने नहीं करनी। अनवेवरिंग सपोर्ट और इस तरह की भारी भरकम अल्फाज, नॉन चलांट, और इस तरह के आपने भारी भारी भरकम अल्फाज, फ्लावरी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करनी। सब्जेक्ट स्पेसिफिक वोकैबुलरी, और वो आपकी साथ साथ इंशाल्लाह से बनवाती भी जाऊंगी और आपसे कहती भी जाऊंगी कि लास्ट पेज के ऊपर वोकैबुलरी की ग्लॉसरी आप जो है वो मेंटेन कर लें। और मैं भी इंशाल्लाह आपको वो प्रोवाइड कर दूंगी, लेकिन एंड पे करूंगी, शुरू से नहीं करूंगी। शुरू से अगर करी तो तुम लोग, मुझे पता है, करोगे ही नहीं। करोगे तो तुम अभी भी नहीं, जानती हो ना शहजादों को मैं, ठीक है, वो क्या करते हैं वो, ठीक है। अच्छा जी, ये बात हो गई यहाँ पर, ठीक है। फिर अगर इंटरेस्ट रेट आपके बढ़ गए हैं तो ये पूरी कोशिश करेंगे कि इंटरेस्ट रेट जो है ना वो बढ़ावा ना दिखाएं, अपनी फाइनेंस कॉस्ट कम ही करके दिखाएं। फिर आ जाती है जी आपकी कंप्लायंस रिस्क। अगेन रेगुलेटरी एनवायरनमेंट बड़ा सख्त है, बार बार आपका रेगुलेटर या तो सस्पेंड कर देता है या फाइन और पेनल्टियां डाल देता है। क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए इस एंटिटी को कि वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर दिखाए कि जी फलानी पेनल्टी उन्होंने हम पे डाली है, हमने अपील शपील की हुई है, कुछ भी ऐसा है, मगर अंग्रेजी में तो लिखो ना कम से कम, ठीक है। और अगर लगता है कि ये पेनल्टी देनी पड़ ही जाएगी तो फिर तो आपको फौरन से डिस्क्लोज करना, फौरन से रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, बाकायदा प्रोविजन डालनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये आपकी सिचुएशंस हैं जो कि आपकी बताती हैं ऑडिटर को कि इस एंटिटी के अंदर एक ऑडिट रिस्क पाया जाता है, और ऑडिटर इन सिचुएशंस को बहुत ज्यादा गौर से देखेगा, और ऑडिटर एक चीज इस्तेमाल करेगा जिसको कहते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या है? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म है शक्की, यार ये थोड़ा सा ठीक है, अब ठीक है, हाँ, अम्मी ना देख रही हो, अम्मी बहुत डांटेंगी, उर्दू की गलती अम्मी बर्दाश्त नहीं करती। वो है जी शक्की मिजाज। शक्की मिजाज, जैसे मैंने आपसे कहा ना, गंदा सोचना है, बार बार ये कैसे, ये क्यों, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ठीक है। सो वो वाली बात नहीं हो गई। हमारे ऑडिट के टीचर थे सर साजिद, बेहतरीन टीचर थे, वो हमेशा एक बात कहते थे कि जी सारी चीजें मेरी बीवी ने अच्छी कर ली, फिर एट द एंड कुछ भी ना मिला, तो मैंने उससे कहा आटा गूंथती है तो हिलती क्यों है? इमेजिन करो, आटा गूंथते हुए बंदा हिलता नहीं है, ठीक है। तो शक्की मिजाज, ऑडिटर ने शक्की मिजाज रखना। ऑडिटर ने कहना ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, ऐसे क्यों हुआ? ऑडिटर ने कहना ओ तुम लोगों ने तो फॉरेन करेंसी की पेमेंट करनी है और तुमने तो ट्रांसलेशन सही से नहीं की होगी, लाओ दिखाओ। सही है, समझ रहे हैं ना मेरी बात? शक्की मिजाज। ऑडिटर कहता है तुम लोग ने तो प्रोडक्ट रिकॉल कराया था इस दफा, तुमने तो सेल रिवर्स बिल्कुल भी नहीं की होगी, और ये बताओ कि अनसोल्ड इन्वेंट्री का तुमने क्या किया, तुमने तो उसका राइट ऑफ बिल्कुल नहीं डाला होगा, लाओ दिखाओ। समझ रहे हैं मेरी बात? ये है आपका प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, कि जब ऑडिटर हर चीज पे नजर रखे, एक क्वेश्चनिंग माइंड के साथ चले, और यहां पर ऑडिट रिस्क के मामलात में प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि उन इंडिकेटर्स को सामने रखकर ऑडिटर के जहन में फौरन से घंटी बज जाए कि ओहो ये हो रहा है, तो अब इस सिचुएशन में तो उन्होंने झूठा खेल रचाया ही होगा फाइनेंशियल में, लाओ मैं इसको पकड़ लूं और मैं अपने यूजर्स को मिसलीड होने से बचा लूं। तो ये थे हमारी कन्वर्जन फ्रॉम इंडिकेटर टू बिजनेस रिस्क एंड देन बिजनेस रिस्क टू ऑडिट रिस्क। उम्मीद करती हूं कि आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। सिद्दीकी आउट। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।